Very good evening, my dear students. Welcome back my YouTube channel English Studies 07। आज के इस वीडियो में 10th क्लास का जो अनसॉल्व पेपर था सेकंड, जिसको पहले भाग में जो MCQ क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व किया था बेटा। पार्ट सेकंड में जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करेंगे। ये होते हैं आपके 50 मार्क्स के। कितने होते हैं? 50 नंबर के ये होते हैं। और MCQ मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 20 नंबर के बेटा होते हैं। कितने के होते हैं? 20 नंबर के। तो ये डिस्क्रिप्टिव जो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इनमें आपको वर्णन करना होता है, लिखना होता है। अब उसमें पहला आ रहा है रीडिंग। ठीक है, इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको आंसर देने हैं। वंस ए पुअर वुमेन केम टू बुद्ध। एक बार क्या था, गरीब औरत बुद्ध जी के पास आई। टू आस्क हिम, और उनसे पूछा, वेदर ही कुड गिव हर एनी मेडिसिन, कि क्या वह यानी क्या गौतम जी उसको कोई ऐसी दवा दे सकते हैं टू रिस्टोर हर डेड चाइल्ड टू लाइफ, जिससे कि उसका जो मृत बच्चा है वो दोबारा से जीवित हो सके। द होली मैन टोल्ड हर, बुद्ध जी ने उस बुढ़िया औरत से कहा, दैट देयर वाज ओनली वन मेडिसिन, केवल एक ही दवा है, विच कुड बी रिवाइव हर सन, जिससे कि उस आपका जो पुत्र है वो जीवित हो सकता है। ही बेड, उन्होंने कहा, हर उस औरत से क्या कहा, ब्रिंग ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, यानी एक मुट्ठी सरसों के सीड बीज लेकर आओ, यानी दाने लेकर आओ। फ्रॉम ए हाउस, उस घर से, वेयर डेथ हैड नेवर विजिटेड, जहां कभी किसी की बेटा मृत्यु नहीं हुई हो, उस घर से आप एक मुट्ठी सरसों ले आओ। ये किसने कहा? बुद्ध जी ने कहा था उस औरत से। द सोरोफुल मदर, जो दुखी माँ थी, वेंट फ्रॉम डोर टू डोर, वो हर दरवाजे तक गई। किसके लिए गई? सीकिंग द मस्टर्ड सीड्स, यानी उस सरसों के बीजों को ढूंढ रही थी, तलाश रही थी। बट एवरी डोर सी मेट विद सैड रिप्लाई, लेकिन उसे हर दरवाजे पर एक निराशाजनक उसे उत्तर मिलता था। वन सेड, किसी ने कहा, आई हैव लॉस्ट माई हस्बैंड, मैंने अपने पति को खो दिया है। अनदर सेड, और अन्य दूसरे ने क्या कहा, अवर यंगेस्ट चाइल्ड डाइड लास्ट ईयर, जो हमारा सबसे छोटा बच्चा था वो पिछले साल मर गया है। सी रिटर्न विद ए हैवी हार्ट, वो अपने भारी मन के साथ, अपने भारी हृदय के साथ लौट आई। टू द बुद्ध जी के पास। हु टोल्ड हर टेंडरली, जिन्होंने उससे को बड़ी विनम्रता पूर्वक से कहा, दैट शी मस्ट नॉट थिंक, उसे नहीं सोचना चाहिए, मच ऑफ हर ओन ग्रीफ, उसे अपने निजी जो खुद का दुख है उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। सिंस सोरो एंड डेथ आर कॉमन टू ऑल, चूंकि दुख और मृत्यु सभी के लिए कॉमन, सामान्य है, वो सभी को सुख और दुख मृत्यु सभी को आनी है, इसलिए वो अपने खुद के दुख पर इतना विचार या सोचे ना। ये कहा था गौतम बुद्ध जी ने। तो बेटा पहला क्वेश्चन था, व्हाई डिड द पुअर वुमेन गो टू द बुद्ध, जो बेबस औरत थी वो बुद्ध जी के पास क्यों आई थी, यानी क्यों गई थी। तो बेटा क्यों गई थी, इस बात को अभी हमने आपको जब अनुवाद किया था उस समय भी बताया था। सबसे पहले बेटा हमेशा क्वेश्चन को असर्टिव करते हैं। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस दिया है, जब से उसको असर्टिव करेंगे तो क्या होगा, द पुअर मैन, द पुअर वुमेन। अब गो को क्या कर देंगे, सेकंड फॉर्म इसकी लगा देंगे, क्या हो जाएगा, बेंट। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ, द पुअर वुमेन बेंट टू बुद्ध। ठीक है, पुअर वुमेन बेंट टू बुद्ध,
बेचारी जो औरत थी वो बुद्ध जी के पास गई थी, किस लिए गई थी बेटा, किस लिए गई थी, टू आस्क, किस लिए गई थी, टू आस्क किसके लिए गई थी, फॉर मेडिसिन, ठीक है। द पुअर वुमेन वेंट टू द बुद्ध टू आस्क फॉर, अब देखिए मेडिसिन दवा, विच कुड रिवाइव हर सन, जिससे कि उसका जो पुत्र है वो फिर से जीवित हो सके, ठीक है, ठीक है बेटा। तो इस क्या था, उस दवा को वो लेने गई थी जिससे कि उसका जो पुत्र है वो पुनः से जीवित हो सके, ठीक है। तो औरत इसलिए गई थी, तो इस क्वेश्चन का बेटा आंसर हुआ द पुअर वुमेन वेंट टू द बुद्ध टू आस्क फॉर मेडिसिन, आस्क पूछने के लिए गई थी, फॉर के लिए किस लिए गई थी, मेडिसिन उस दवा के लिए गई थी जिस दवा से उसका पुत्र फिर से जीवित हो सके, ठीक है बेटा। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द बुद्ध आस्क द वुमेन टू डू, यानी बुद्ध जी ने उस औरत से क्या करने के लिए कहा था। तो सीधी सी बात होती है, जो क्वेश्चन होता है उसको हम सीधा करते हैं, असर्टिव में करते हैं, तो द बुद्ध आस्क को कर देंगे आस्क्ड में, किसमें कर देंगे, आस्क्ड में कर देंगे। तो द बुद्ध आस्क्ड, ठीक है, द वुमेन टू, अब यहाँ डू हटा देंगे, अब टू से वाक्य को आगे जोड़ देंगे। अब आगे क्या करने के लिए भेजा था, देखिए यहां दिया है ब्रिंग ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड फ्रॉम ए हाउस वेयर डेथ हैड नेवर विजिटेड, यहाँ विजिटेड तक आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, टू से जोड़ देंगे, टू ब्रिंग ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम ए हाउस वेयर डेथ हैड नेवर विजिटेड, उस घर से आपको एक मुट्ठी सरसों के बीज लाने हैं जिस घर में कभी कोई मृत्यु न हुई हो, यानी जहां पर कभी मृत्यु आई ही न हो। तो ऐसा तो बेटा इम्पॉसिबल, असंभव होता है। तो वो बेचारी औरत है इस सरसों के बीज को लेने के लिए फिर जाती है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन पूरा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द सैड रिप्लाईज दैट पीपल गिव हर, यानी जिन लोगों ने उसको जो सैड उदास वाले उत्तर दिए, दैट जिन लोगों ने उसको उत्तर दिए, अब वो उत्तर क्या थे, जो लोगों ने उत्तर दिए वो उत्तर क्या थे, देखिए पीपल गेवर, यही तो है, लोगों ने उससे क्या कहा, देखो पीपल टोल्ड हर, लोगों ने उससे कहा, क्या कहा था, दैट की लोगों ने उससे कहा कि, अब लोगों ने क्या कहा, कि उन्होंने, लोगों ने हैड लॉस्ट, अब ये जरूरी नहीं कि आप पैराग्राफ से ही लिख दो पूरा। अब लोगों ने कहा उससे कि उन्होंने क्या क्या खोया है, किसी ने क्या कहा, जो उनका
प्रिय होता है, सभी के प्रिय होते हैं, ऐसा तो नहीं कि प्रिय ना हो। तो लॉस्ट देयर लव्ड, कि सभी ने अपने अपने प्रियजनों को खोया है। अब वो प्रियजन क्या क्या हो सकता है, लव्ड वन, अब उनमें से सच एज, सच से जोड़ देंगे, सच के साथ एज आता है, सच एज हस्बैंड, किसी ने अपना पति खोया है, ठीक है, या किसी ने अपना बच्चा खोया है, तो ठीक है, इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सॉफ्टली, इस पैराग्राफ में जो सॉफ्टली शब्द है उसका अर्थ क्या है, और उसी शब्द का अर्थ इस पैराग्राफ में भी आपको मिलेगा। अब सॉफ्टली शब्द का इस पैराग्राफ में, अब ये सबसे पहले सॉफ्टली मीन्स होता क्या है, सॉफ्टली मीन्स होता है विनम्रता से, क्या होता है बेटा, विनम्रता से। ठीक है, तो अब इस पैराग्राफ में जब पढ़ेंगे तो इसी का पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स मिलेगा आपको। तो इसमें विनम्रता से जब दिया है तो बेटा टोल्ड हर टेंडरली, बुद्ध जी ने उससे बहुत ही विनम्रता से कहा था। तो टेंडरली, जो टेंडरली है इसका भी अर्थ क्या होता है, विनम्रता से ही होता है। ठीक है बेटा, समझ रहे हो ना, इसका भी जो अर्थ होता है वो विनम्रता से ही होता है। तो टेंडरली और सॉफ्टली दोनों का अर्थ होता है विनम्रता से। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब आता है राइटिंग। क्या आएगा, राइटिंग। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड फ्रॉम द प्लेस यू आर विजिटिंग ड्यूरिंग हॉलीडेज। राइट ए लेटर, आपको एक राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को एक पत्र लिखो। अब कहां से, फ्रॉम द प्लेस, उस स्थान से, यू आर विजिटिंग ड्यूरिंग हॉलीडेज, उस स्थान के लिए लिखो जहां आप लोग छुट्टियों के दौरान घूमने जा रहे हो। अथवा राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू अलाउ ए वीक्स लीव ऑफ एब्सेंस एज यू आर सिक, यानी अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें आपको एक सप्ताह की छुट्टी प्रदान की जाए, एक सप्ताह की छुट्टी की अनुमति दी जाए आपको। अब किस रीजन क्या है, एब्सेंस एज यू आर सिक, जैसे कि आप बीमार हो, बीमारी के कारण आप अपने प्रधानाचार्य को एक 7 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखें। ठीक है बेटा, अब आगे नेक्स्ट है राइट ए रिपोर्ट ऑन ए बिजी मार्केट, एक व्यस्त मार्केट बाजार पर आप एक रिपोर्ट लिखेंगे। वो रिपोर्ट होगी 80 से 100 शब्दों के बीच में, 80 to 100 वर्ड्स। ठीक है, अब हिंट से इसमें क्या है, इट्स नेम, सबसे पहले उसका नाम, एंड डेकोरेशन, और उसकी जो साजो सज्जा होती है, सजावट होती है, उसके बारे में लिखेंगे। गुड्स सामान, कस्टमर्स ग्राहक, ट्रैफिक, इट्स इम्पैक्ट योर सजेशंस, उसके प्रभाव क्या है और आपका सुझाव क्या है। इस बात पर बेटा आपको एक आर्टिकल लिखना है। अगर आप आर्टिकल नहीं लिखना चाह रहे हैं तो आपको लिखना है एक राइट, आपको अगर रिपोर्ट नहीं लिखनी है तो उसकी जगह आप आर्टिकल लिख सकते हैं, राइट एन आर्टिकल ऑन ए विजिट टू ए जू इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। ए विजिट टू जू, चिड़ियाघर पर आपको एक निबंध लिखना है जिससे भी आपको 80 से 100 शब्दों के बीच में लिखना है। व्हाट इज ए जू, अब उसमें हेडिंग्स जो दी गई हैं, व्हाट इज ए जू, चिड़ियाघर क्या होता है। उसके बाद प्लेस और लोकेशन, स्थान, हियर द जू इज, जहाँ की कहाँ पर जो चिड़ियाघर है। एनिमल्स बर्ड्स, अब उसमें क्या क्या जानवर हैं, ठीक है, पक्षी हैं, रेप्टिटाइल्स होते हैं, कीड़े मकोड़े, स्नेक्स वगैरह, ठीक है,
उसके बाद आपको लास्ट में हेडिंग डालनी कंक्लूजन। ये 4 हेडिंग्स पर आपको ये आर्टिकल लिखना है। ये 80 to 100 वर्ड्स में होना चाहिए। उसके बाद आता है ग्रामर। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब इसकी बेटा आपको जो डायरेक्ट स्पीच है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। सबसे पहले हमें जब बदलते हैं तो देखना होता है कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है। तो हमारी बेटा रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, किस में है बेटा, पास्ट में है। किस में, पास्ट में है। सैड, सैड की सेकंड फॉर्म होती है। ये तो पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब है। जो हमारा सेंटेंस दिया है उसके बाद हमको सेंटेंस देखना है। तो जो हमारा सेंटेंस दिया है बेटा, प्लीज शब्द दिया है और इसमें सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है बेटा, जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो हमारा जो सेंटेंस होता है वो कौन सा होता है, कौन सा होता है बेटा, इम्परेटिव। कौन सा होता है, इम्परेटिव। ठीक है, आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक है, अब जब आज्ञा सूचक वाक्य है तो इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो रिपोर्टेड स्पीच में भाव के अनुसार बदलते हैं। अब मेरे मित्र ने मुझसे कहा प्लीज लेंड मी योर बुक टुडे। अब प्लीज जब दिया तो सीधी सी बात है, जब प्लीज शब्द आ जाए तो बिना सोचे समझे आप क्या करेंगे, रिक्वेस्ट में बदल देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। तो क्या बनेगा, माई फादर, सॉरी माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी। ठीक है, माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी। इंपरेटिव वाक्य हमेशा बेटा जब इनडायरेक्ट बनाते तो टू से जोड़ते, किससे जोड़ते, टू। प्लीज शब्द को हटा देंगे, प्लीज को क्या करेंगे, हटा देंगे। अब क्या बच्चा, टू के बाद हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो टू लैंड। अब मी देखिए बेटा फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउंस होगा उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है बेटा, माई फ्रेंड। मित्र है तो जहां पर जेंडर क्लियर नहीं हो हमेशा मेल को रखते हैं। तो मित्र है तो मेल को रखेंगे तो क्या आएगा, ही। मी को जब माई फ्रेंड से बदला तो क्या मिला मुझे, ही। याद रखिए बेटा, जब बदलेंगे जिस केस में से होगा उसी में ले जाएंगे। अब मी है ऑब्जेक्ट केस, किसमें, ऑब्जेक्ट। तो ही का ऑब्जेक्ट हमें लगाना पड़ेगा। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। तो लैंड हिम। अब देखिए योर सेकंड पर्सन आया है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। ये एस एन को बेटा याद रखिए, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, अब योर देखिए सेकंड है तो ओ दिया है, सेकंड के ऊपर ओ आ रहा है तो ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। योर को मी से बदला तो हमें क्या मिला बेटा, बदले में योर हट गया तो हमें मिला मी। योर देखिए पजेसिव है, मी है ऑब्जेक्ट, तो मी को भी हमें पजेसिव में रखना पड़ेगा। तो मी का पजेसिव क्या होता है, माई। तो क्या हुआ, हिम माई बुक। ठीक है, अब टुडे को बदलते हैं दैट डे। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा इनडायरेक्ट बन गया। माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी, मेरे मित्र ने मुझसे प्रार्थना की, टू लैंड हिम, कि उसे मेरी पुस्तक दे दो, देने के लिए उसने रिक्वेस्ट की। तो याद रखना एस ओ एन फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट है तो सब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड है तो नो चेंज, ये याद रखना है। इस तरीके से ये हमारा इंडायरेक्ट बन गया। अब आगे बढ़ते हैं, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव।
अब देखिए इसको पैसिव में बदलना है। शी हेल्प्ड मी, ठीक है, शी हेल्प्ड मी। अब इसको हमें पैसिव में बदलना है। सबसे पहले हमें सेंटेंस देखना। देखो बेटा सेकंड फॉर्म लगी है तो किसमें हुआ हमारा, पास्ट इंडेफिनिट में हुआ। किसमें हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये। कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट जब पैसे बनाते तो हेल्पिंग वर्ब आती है बाजबर, क्या आती है, बाजबर, ठीक है। एक्टिव से जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहां देखिए बेटा मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसको जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आएगा, आई। आई के साथ क्या आता है, वाज, आई वाज। वर्ब आएगी तो थर्ड फॉर्म आएगी तो हेल्प की, हेल्प्ड। आई वाज हेल्प्ड बाई सी, ये सब्जेक्ट। इसको जब ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो क्या होगा, हर। तो आई वाज हेल्प्ड बाई हर, ठीक है। ये हमारी पैसिव बन गई है, ठीक है। आई वाज हेल्प्ड बाई हर। अब आगे बढ़ते हैं। पंचुएट द फॉलोइंग। अब इसको हमें पंचुएट करना है। ये भी बेटा 2 नंबर का आता है। पंचुएट करना है तो सबसे पहले बेटा मोहन में क्या करना पड़ेगा, हमें एम को कैपिटल करना पड़ेगा, ठीक है। मोहन सेड टू सोहन, सोहन भी प्रोपर नाउन है, इसमें भी हमें एस कैपिटल लिखनी है। मोहन सेड टू सोहन। अब देखिए डू यू नो, तो यहां बेटा आएगा कॉमा, इनवर्टेड कॉमा बिगिन, डू। इनवर्टेड कॉमा के अंदर जो पहला अक्षर बनता है वो बड़ा बनता है, तो डू यू नो दैट, ठीक है। अब देखिए लखनऊ, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो इसमें ये भी प्रॉपर नाउन है तो इसमें एल बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, एल बड़ा। लखनऊ, ठीक है। इज द कैपिटल ऑफ, फिर जाकर बेटा उत्तर प्रदेश में हमारा जो अक्षर है वो बड़ा बनेगा। इज द कैपिटल ऑफ, उत्तर ये प्रदेश का नाम है तो यू बड़ा बनेगा, प्रदेश में पी बड़ा बनेगा। अंत में इन्वर्टेड कॉमा जाएगा और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। तो क्या बना, मोहन सेड टू सोहन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, डू यू नो दैट लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। अंत में बेटा प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा और उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज कर देंगे। इस तरीके से ये हमारा पंचुएशन क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अब ये बेटा स्टोरी है, आप लोग स्टोरी को देखकर बिल्कुल भी घबराएं ना, क्योंकि स्टोरी आप लोग देखते हो फिर डर जाते हो, ऐसा बिल्कुल ना करें। सबसे पहले आपको सेंटेंस को पढ़ना है और सेंटेंस को पढ़ करके स्टेप टू स्टेप एक एक वाक्य पर ध्यान देना है, ठीक है। एक साथ ही ना सोचे, स्टोरी बहुत बड़ी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, भारत एक विकासशील देश है। भारत क्या है, एक विकासशील देश है। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट को ढूंढना है। तो सब्जेक्ट क्या है, भारत। कौन विकासशील देश है, भारत। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंडिया इज एमआर का प्रयोग है, सीधी, ठीक है, सीधी सी बात है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। इंडिया इज
ए, विकासशील की क्या होती है? डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, एक सेंटेंस हो गया। इसी तरीके से आप सेंटेंस वाइज ही स्टोरी को बनाएं। यह तेजी से उन्नत कर रहा है। अब कौन उन्नत कर रहा है? भारत। अब देखिए, बार बार भारत का नाम ना आए, यानी नाउन की बार बार पुनरावृत्त ना हो, उसके लिए लगाते हैं प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ क्या लगाएंगे? इट। प्रोनाउन क्या आएगा? इट। इट इज, ये भी उन्नति कर रहा है। अब ये जब रहा, रही, रहे आता है तो बेटा किस में होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो इट इज प्रोग्रेसिंग, उन्नत करना क्या होती? प्रोग्रेस। अब कैसे कर रहा? तेजी से, रैपिडली, तेजी से। ठीक है, इट इज प्रोग्रेसिंग रैपिडली, यह तेजी से विकास कर रहा है या उन्नति कर रहा है। ठीक है, वाक्य को तोड़ के आपको स्टोरी बनानी है, एक एक वाक्य को। अब क्या है? बढ़ती जनसंख्या और कीमतें बड़ी समस्या है। तो बढ़ती समस्या क्या है? सबसे बड़ी बढ़ती जनसंख्या। तो बढ़ती जनसंख्या ये बेटा इंक्रीजिंग, बढ़ना क्या होती? इंक्रीज। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या एंड कीमतें, राइजिंग प्राइसेस। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती कीमतें। अब क्या है? बड़ी समस्या है। तो आर मेजर, यहां पर बेटा मेजर आएगा, बढ़ती बड़ी की मेजर प्रॉब्लम्स। ठीक है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड राइजिंग प्राइसेस आर मेजर प्रॉब्लम्स। अब इन्हें नियंत्रित करके हमारा देश महान बनेगा। नियंत्रित करके, इसमें बेटा सिंपल सेंटेंस बनाया गया है प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। अब किसके द्वारा कर सकते हैं हम? बाई कंट्रोलिंग देम, यानी इन चीजों को, जो बढ़ती महंगाई है, बढ़ती जनसंख्या है, तो बाई कंट्रोलिंग देम। कॉमा लगाएंगे, हमारा देश महान बनेगा। तो क्या बनेगा? अवर कंट्री ये तो सिंपल, वो हमारा देश महान बनेगा। ठीक है, तो प्रेजेंट, सॉरी, फ्यूचर इंडेफिनिट में सेंटेंस दी जाए तो अवर कंट्री विल बिकम, विल बिकम ग्रेट। ठीक है, इस तरीके से ये स्टोरी हमारी क्लियर हुई। इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, इट इज प्रोग्रेसिंग रैपिडली, increasing population and rising prices are major problems. By controlling them, our country will become great. हमारा देश महान बनेगा। ये बेटा आपकी
स्टोरी क्लियर हुई जो 4 नंबर की आती है। ठीक है, आप इसके सेंटेंस को एक एक करके तोड़ तोड़ कर बनाएंगे, आप लोग घबराएं बिल्कुल ना। ये स्टोरी आ गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं लिटरेचर में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। यानी 30 से 40 शब्दों में आपको आंसर देना है। आप 30 से लेकर 40 शब्द ही लिखेंगे, तब आपको जाकर के ये 3 नंबर का आता क्वेश्चन, तब आपको 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन, वाई डिड द पोस्टमैन लाफ हार्टेडली। ये बेटा आपका ये लेटर टू गॉड से लिया गया है। किससे लिया गया है? ए लेटर टू गॉड। ये शॉर्ट आंसर है, तो आपको पहला ही चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, उससे ये लिया गया है। इसी में दिया है और व्हाट आर द मेन प्रिपरेशन ऑफ बेकर फ्रॉम बेकर्स ऑफ गोवा। ठीक है, ये बेकर फ्रॉम गोवा से लिया गया है इस चैप्टर। अब आपको क्वेश्चन नंबर 5A में आप चाहे अथवा करें या आप पहला ही करें, ठीक है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप क्वेश्चन जो आंसर नंबर है, आंसर नंबर डालते समय विशेष ध्यान रखें। ठीक है, आंसर नंबर डालते समय विशेष ध्यान रखें। तो जो ए लेटर टू गॉड चैप्टर लिखा है जीएल फ्यूंट्स ने बेटा, इसका जब आंसर लिखेंगे तो आपको लिखना है आंसर नंबर 5A। ठीक है, और बच्चे गलती क्या करते हैं, जब उन्होंने अथवा किया है तो कुछ बच्चे ऐसा कर देते हैं आंसर नंबर 5B कर देते हैं, फिर जो बी होता है उसको सी कर देते हैं, जो अथवा फिर आता है उसको डी कर देते हैं। कभी कभी क्या करते हैं 5 का 1 2 3 4 यानी 4 नंबर तक पहुंचा देते हैं। ऐसा आप लोग बिल्कुल ना करें। आप जब 5 का ए कर रहे हैं तो 5 का ए आप पूरा करें। अगर आधा करने के बाद आपने छोड़ दिया है, फिर आपने 5A का अथवा किया है, तो आपको नंबर 5 के जो आपने अथवा किया है उसमें आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि कवर पर आपके पहले के ही नंबर चढ़ा दिए जाएंगे, जिसमें आपको आधा लिखा तो 1 नंबर मिलेगा, 1 या 2 नंबर मिलेगा। और आपने जो अथवा पूरा किया है तो इस पर कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, और इसको काटने के बाद उसमें साफ लिख दिया जाएगा एक्स्ट्रा वर्क। ठीक है बेटा, इस पर एक्स्ट्रा वर्क लिख दिया जाएगा। और आपको जो 5A में आपने अधूरा क्वेश्चन किया उस पर आपको 1 या 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ऐसी गलती न करें। 5A आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, और अगर आ रहा है था आपने आधा कर पाए उसके बाद भूल गए हैं और आपको अथवा आ रहा है, तो 5A को आप काट दें। ठीक है, उसको काट दें। तो जब एग्जामिनर होगा, जो परीक्षक होगा कॉपी जांचने वाला, तो उस पर आपको मार्क्स नहीं देगा। वो समझ लेगा कि ये बच्चे ने गलत किया था इसलिए काट दिया है। तो वो आपको अथवा वाले में आपका सही लिखा है तो आपको उसमें 3 नंबर पूरे मिलेंगे। मिलेंगे तभी जब आप पहले को काट देंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था इसमें अथवा में, व्हाट आर द मेन प्रिपरेशन ऑफ द बेकर्स ऑफ गोवा। तो ये बेटा आपका जो 5वां चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में, जो पार्ट फर्स्ट है बेकर फ्रॉम गोवा से लिया गया है। इसको लिखा था लूसियो रॉड्रिगेज ने। किसने लिखा था? लूसियो रॉड्रिगेज ने लिखा था इसको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने जैसे बेटा 5 का बी किया है तो आपको डालना है आंसर नंबर 5B। चाहे आप पहला कर रहे हैं या अथवा कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं लिखना, केवल आपको लिखना आंसर नंबर B। ठीक है, क्योंकि हम जब परीक्षक होता है, हम भी कॉपी जांचने जाते हैं बेटा, तो वहां पर हम लोगों के सामने पेपर रखा होता है, तो हम लोग पेपर से देखते हैं ना कि आपकी कॉपी से क्वेश्चन को मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर सही मिलेगा तो कवर पर नंबर रखते समय दिक्कत नहीं होती है, तो एग्जामिनर आपके पूरे नंबर यानी मार्क्स को रख देता है। जब आप नंबर गलत लिख देते हैं उस समय परीक्षक जो एग्जामिनर होते हैं उनको समझ नहीं आता, तो वो आपके क्वेश्चन को काट देते हैं और उसमें लिख देते हैं एक्स्ट्रा वर्क। फिर उस पर आपको उस एक्स्ट्रा वर्क पर कोई भी
मार्क्स का आपको नहीं मिलता है। व्हाट वाज द लेंचोज रिमार्क फॉर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, ये बेटा आपका पहले चैप्टर से ए लेटर टू गॉड से लिया गया है, जिसको जीएल फ्यूंट्स ने लिखा है। ठीक है, लेंचो ने जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उनके लिए क्या टिप्पणी की थी, क्या रिमार्क किया था उसके बारे में। अथवा में दिया व्हाट डिड वल्ली डू आफ्टर शी गॉट इनटू द बस, बस में चढ़ने के बाद बल्ली ने क्या किया था। तो ये बेटा मैडम राइट्स द बस चैप्टर से लिया गया है, जिसको बल्ली कन्नन ने लिखा था। किसने लिखा था? बल्ली कन्नन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। इसमें आपको 60 शब्दों में लिखना है। दो क्वेश्चन दिए ए और बी, इसमें से एक ही करना है। अगर आप ए कर रहे हैं तो आपको आंसर नंबर केवल 6A डालना है, अगर बी कर रहे हैं तो 6B डालना है। ठीक है, जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो पूरा करें, अगर अधूरा कर रहे हैं तो कुछ को काट दें। ठीक है, अब इसमें हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव बल्ली, बस कंडक्टर जो था उसने बल्ली को कैसे रिसीव किया। तो ये बेटा अभी हमने आपको बताया था मैडम राइट्स द बस से लिया गया है, जिसको बल्ली कन्नन ने लिखा हुआ था। ठीक है, बी में दिया व्हाट डज द राइटर से अबाउट कूर्ग एंड इट्स पीपल, लेखक ने कूर्ग और उसके लोगों के बारे में क्या, लेखक क्या कहता है। तो ये बेटा 5वां चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में, उसमें पार्ट 2 दिया है कूर्ग, इसको लोकेश एवरॉल ने लिखा है, उस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हु हैज कंपोज द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट मैसेज डज द पोएट गिव अस थ्रू दिस पोएम। अब इसमें ये बेटा पूछा गया है इस कविता को किसने लिखा है, डस्ट ऑफ स्नो को। ठीक है, आप लोग अगर इस क्वेश्चन को नहीं लिख पा रहे हैं तो आप लोग सभी अच्छे से पहली दोनों पोएम्स जो दी हैं उनको याद कर लेना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई है डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, क्योंकि राइट अथवा में दिया है राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम, किसी भी कविता की 4 लाइन लिख दें। प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, जो प्रश्न पत्र में लाइन्स आती हैं उनकी नकल आपको नहीं करनी है। जो प्रश्न पत्र में आया है, जो 4 लाइन्स दी गई हैं उन लाइन्स को छोड़ करके आप दूसरी कोई और लाइन्स लिखेंगे। अगर आपने जो पेपर क्वेश्चन पेपर में लाइन्स आई हैं उनको लिख दिया तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। ये बेटा आपका 3 नंबर की पोएम आती है और आपको 4 लाइन याद करनी है। वो आप लोग खुद समझ सकते हैं डस्ट ऑफ स्नो फायर एंड आइस में कितनी छोटी छोटी लाइनें हैं। नेक्स्ट, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, 40 to 50 मार्क्स, इस 40 से 50 शब्दों में आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। पोएम कौन? ए अमांडा, बी डस्ट ऑफ स्नो, ए टाइगर इन द जू। इन 3 जो पोएम दी गई है इन 3 पोएम पर आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखना है। अमांडा किसने लिखी बेटा? अमांडा को लिखा है रॉबिन क्लीन ने लिखा है। किसने लिखा है? रॉबिन क्लीन ने। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो को किसने लिखा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। ठीक है, ए टाइगर इन द जू लेस्ली नॉर्स ने लिखा है। ठीक है, लेस्ली नॉरिस। इन पर आपको केवल एक ही सेंट्रल आइडिया लिखना है, चाहे आप डस्ट ऑफ स्नो पे लिख दें या टाइगर इन द जू या अमांडा पर लिख दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द क्वेश्चन फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40, यानी
किसी एक का आपको आंसर देना है 30 से 40 शब्दों में। हाउ डिड लोएजल रिएक्ट व्हेन हर हस्बैंड शोड हर एन इनविटेशन कार्ड ऑफ ए पार्टी एट द मिनिस्टर रेडिजेंस। ठीक है, जो मिसेस लोएजल थी उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी थी जब उनके पति ने उनको एक इनविटेशन कार्ड दिखाया था। ठीक है, ऑफ ए पार्टी, एक पार्टी का, कहाँ थी वो पार्टी? द मिनिस्टर्स रेजिडेंस, जो मंत्री थे उनके निवास पर पार्टी होनी थी, उसका जब इनविटेशन कार्ड दिखाया था तो एम है लोएजल ने क्या रिएक्ट किया था। ठीक है, ये आपका द नेकलेस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, द नेकलेस चैप्टर से लिया गया है, जिसको लिखा है गाय डी मॉपेसेंट ने। किसने लिखा है? गाय डी मॉपेसेंट ने लिखा है। आपको जब इस आंसर देना है इस क्वेश्चन का, तो आंसर नंबर आप डालेंगे बेटा 9A, अगर ए कर रहे हैं तो। ठीक है, ए कर रहे हैं तो 9A डालेंगे, अगर आप बी कर रहे हैं तो 9B डालेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर पे होगा उसी के अनुसार ही आपको डालना है, क्योंकि अभी इस परीक्षा में क्या दिया था, 20 जो मल्टीपल क्वेश्चन दिए थे वहां तक 20 कर दिया था, उसके बाद फिर 1 2 3 करके दिया है। कभी कभी क्या देते हैं परीक्षा में 20 के बाद 21 2 3 कर देते हैं, पूरा 30 तक रख देते हैं। ठीक है, तो अगर उसमें 29 क्वेश्चन नंबर आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 29 लिखेंगे। ठीक है, वो पेपर की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, लिखना भाई है जो नंबर है। व्हाट ट्रीटमेंट डिड द डॉक्टर गिव टू ट्रिकी? ट्रिकी जो कुत्ता है उसको डॉक्टर्स ने क्या इलाज दिया था, क्या उपचार किया था? ये आपका बेटा एक ट्रम्प ऑफ सर्जरी से लिया गया है, जिसको जेम्स हैरियट ने लिखा है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। अब इनमें से भी आपको एक ही आंसर देना है, उसको भी 60 शब्दों में। हाउ वाज भोली टेकन टू स्कूल फ्रॉम हर प्राइमरी एजुकेशन? किस प्रकार से भोली को स्कूल ले जाया गया उसकी प्राथमिक शिक्षा को दिलाने के लिए? तो ये बेटा भोली चैप्टर से लिया गया है। किससे लिया गया है? भोली चैप्टर से लिया गया है। और ये के अब्बास, इसको लिखने वाले कौन है? के अब्बास। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड हरी सिंह रिटर्न टू अनिल इवन आफ्टर स्टीलिंग अनिल्स मनी? हरी सिंह ने अनिल के जो धन था उसको चुराने के बावजूद उसको वापस क्यों किया? ये बेटा आपका दूसरा चैप्टर है सेकंड बुक का, द थेफ्ट्स स्टोरी, जिसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन चैप्टर्स को अच्छी तरीके से पढ़ लें, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन का आंसर देते समय ज्यादा समस्या ना आए, और ज्यादा से ज्यादा पढ़ते रहिए, क्वेश्चन को तैयार करते रहिए। ठीक है, आज इस तरीके से आज के इस वीडियो में जो सेट था दूसरा 817 BI, उसका सेकंड पार्ट भी क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट में बेटा आपका जो तीसरा जो सेट है उस तीसरे सेट को सॉल्व करेंगे 817 BJ। ठीक है, तो 817 जो BJ सेट है उसको सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में बेटा इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिस वीडियो में 817 BJ सेट को लेकर के आएंगे।